नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका खेती उद्योग चैनल पे। इन वीडियो के माध्यम से हम आपको ये दिखा रहे हैं कि ड्रमस्टिक की खेती कैसे की जाती है और बुआई से लेके हार्वेस्टिंग तक जो भी प्रैक्टिसेस ज़रूरी है वो हम आपको यहाँ पे लाइव दिखाएंगे। पिछले भाग 1 में हमने आपको दिखाया था कि ज़मीन की तैयारी कैसे करते हैं, बेड किस तरीके से निकालना है, बीज की ट्रीटमेंट कैसे करनी है और बीज की बुआई कैसे होती है। अगर ये वीडियो आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अब बात करते हैं खर्चे की तैयारी से लेके बुआई तक इसमें बीजों की कीमत भी शामिल है। 1 एकड़ में आपको 10 से 12 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। इसमें हमने ड्रिप सिस्टम का खर्चा नहीं पकड़ा है। किन चीज़ों पे खर्चा हुआ है इसका ब्यौरा हमने यहाँ पे दिया हुआ है। वीडियो को पॉज करके इसे आप पढ़ सकते हो। अब आप में से कई किसानों को ये भी लग सकता है कि ये तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया, लेकिन इसे आप इस तरह से समझे, घर बनाते वक्त नींव आप एक ही बार बनाते हो तो उस पे होने वाला खर्चा भी एक ही बार होता है। इसी तरह से शुरुआत में होने वाला ये 10 से 12 हज़ार रुपये का खर्चा एक ही टाइम होने वाला खर्चा है, यानी कि 1 टाइम इन्वेस्टमेंट। इसके बाद फसल की पूरी कार्यकाल, चाहे वो 5 साल से 10 साल तक क्यों ना हो, आपको कभी भी इनमें से अधिकतम चीज़ों पे खर्चा नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ देख लो, एक बार पौधा सेट हो जाने पर आपको जुताई, लाइन मार्किंग, बेड बनाना, ड्रिप सिस्टम बिछाना, पेड़ों की मार्किंग, बीज खरीदना और बीज बुआई, ये खर्चे बाद में कभी भी नहीं करने पड़ेंगे। तो इस शुरुआती खर्चे को खर्चा नहीं बल्कि निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट समझे और अपनी नींव जो है वो मजबूत रखे, ताकि आगे जाके इस फसल में आपको कम से कम समस्या, कम से कम खर्चा, लेकिन अधिक से अधिक पैसे मिल सके। तो आइए चलो देखते हैं कि जर्मिनेशन किस तरीके से हुआ है, कितना परसेंटेज हुआ है और अभी फ़िलहाल यहाँ पे कौन सी समस्याएं हैं। बुआई के बाद 7 से 15 दिनों के दौरान अधिकतम बीज उग आते हैं। बुआई के बाद आज जो है वो 7वां दिन है और कुछ जगह पे बीज अंकुरित हो चुका है, कुछ जगह पे अंकुरित हो रहा है और कुछ जगह पे अंकुरित नहीं हुआ है। तो चलो खेतों में जाके यही हम लोग जो है वो देखते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि 7 दिन के अंदर 50% से भी ज़्यादा जो बीज है वो उग आए हैं। अभी जो हम लोग हैं और 7 दिन इंतज़ार करेंगे और देखेंगे और कितना बीज उग आता है। हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो 70% है। अगर हम 100 बीज लगाते हैं और बीज अच्छे क्वालिटी के हैं तो 70 बीज कम से कम उगने चाहिए। जो बाकी जो 30% बीज होते हैं उसको जो हम लोग है दोबारा से उसकी सोइंग कर देंगे। अब इस पद्धति में क्या होता है कि आपका खर्चा बहुत कम हो जाता है। आपको पौधे लगाने की ज़रूरत नहीं है, पौधे मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, पौधे लगाने के लिए लेबर का खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, पौधे लगाने के मटेरियल पे खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका काफ़ी कुछ खर्चा जो है इसमें बच जाता है और खेती जो है वो आसानी से हो जाती है। तो और थोड़े दिन हम लोग वेट करते हैं, 5-7 दिन, और देखते हैं कि कितने परसेंटेज बीज और उगाता है और उसके बाद रीफिलिंग करेंगे इसकी। आज जो है वो बुआई होके 10 दिन हो चुके हैं। तो 10 दिनों बाद जो है जो हमने बुआई की थी उसकी क्या हालत है वो हम लोग यहाँ पे आज देखते हैं। ये वाला बेड देखते हैं सबसे पहले कि ये वाले बेड में जो बीज लगाए हैं वो कितने उगाए हैं और किस तरीके से उगाए हैं, उनकी ग्रोथ की परिस्थिति क्या है। ये आप देख रहे हो ऑलरेडी 10 दिन में पौधा इतना बड़ा हो चुका है।
ये एक हो गया, दो, ये तीन, चार, पाँच, ये 6, 7। यहाँ पे कोई भी पौधा या यहाँ पे जो बीज लगाया था वो नहीं उगाया है, तो इसको हम लोग जो है रिप्लेस कर देंगे 1-2 दिन में। ये हो गया 8, 9, तो 10 दिनों बाद आपने देखा कि यहाँ पे क्या परिस्थिति है। अभी इसमें हमने कोई भी खाद, कोई भी दवा का जो है वो इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। दूसरी इसमें जो समस्या आपको समझ में आ गई होगी वो है खरपतवार की। तो खरपतवार के लिए जो मैनेजमेंट है वो जब होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो बुआई से 15 दिनों तक आपको इंतज़ार करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बीज है वो उग के आ सके। और 15वें दिन पे जहाँ पे एक भी बीज नहीं उगाया है वहाँ पे गैप फिलिंग करना आपको शुरू करना है, यानी कि दोबारा से आपको बीज बुआई करनी है 15वें दिन पे। अगर आपने शुरुआत में ही एक साथ 2 बीज बोए थे और दोनों में से दोनों के दोनों उग आए हैं, तो उसमें से एक पौधा आपको इसी वक्त अभी 15वें दिन पे निकाल देना है। इसको आपको ज़्यादा दिनों तक नहीं रखना है। बहुत सारे जो किसान भाई हैं वो शुरुआत में 2-2 पौधे लगाते हैं और जब दोनों के दोनों पौधे उग आते हैं तो उसमें से एक पौधा निकालते हैं और दूसरी जगह पे लगाते हैं जहाँ पे एक भी पौधा नहीं उगाया है। लेकिन ऐसा मत करिए, क्योंकि ऐसा करने पे वो जो पौधा आपने उखाड़ा है और दूसरी जगह लगाने की आप कोशिश कर रहे हो उसे कभी कभी या काफ़ी बार ट्रांसप्लांटिंग शॉक लग जाता है। उसकी वजह से वो ठीक से विकास नहीं कर पाता है और बाद में मर जाता है। सीधा और सिंपल तरीका अपनाइए, आप जो है दोबारा से बीज जो है वो बो दीजिए। यहाँ पे खेतों में आपने एक और समस्या पे गौर किया होगा या समझा होगा, वो है खरपतवार। पौधे की शुरुआती विकास के दौरान यानी कि बुआई से लेके अगले 1 महीने तक आपको खरपतवार को बढ़िया तरीके से मैनेज करना है और ये बहुत ही आसान है। बस आपको क्या करना है कि पौधे के आसपास का जो 1 स्क्वायर फीट वाला एरिया है, जो वहाँ का जो क्षेत्र है 1 स्क्वायर फीट का, वहाँ पे निराई गुड़ाई या मराठी में जिसको जो है कोड़पनी करना जो बोलते हैं वो करना है। आपको पूरे बेड की हर 1 इंच की खरपतवार निकालना जरूरी नहीं है, इससे आपकी लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगी और वैसे भी आजकल लेबर मिलना और उनसे काम करवाना यही अपने आप में एक बड़ी समस्या हो चुकी है। तो पूरा खेत किसी शहर के मॉल जैसा साफ सुथरा ही होना चाहिए, एक भी खरपतवार नहीं दिखनी चाहिए। इस सोच को हमें बदलना होगा और इसे हम प्रैक्टिकली आपको करके बता और दिखा भी रहे हैं। 1 एकड़ में ज्यादा से ज्यादा 4 लेबर पौधे के आजू बाजू का 1 स्क्वायर फीट वाला एरिया आसानी से निराई गुड़ाई या कोड़पनी द्वारा जो है वो साफ कर सकते हैं। 200 रुपए के हिसाब से 4 महिला लेबर के लिए 1 एकड़ में सिर्फ 800 रुपए का खर्चा हो जाता है। इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर आप वीड कटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं 2 बेड के बीच की। ये जो 10 फीट की जगह खाली है, यहाँ पे आप खरपतवार मैनेज करने के लिए खरपतवार नाशक या ट्रैक्टर के औजारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सीजनल फसल लेनी है, जिसे आप अंतर फसल भी कह सकते हैं। अंतर फसल यानी कि 2 बेड के बीच में जो आप दूसरी अलग फसल लेने वाले हैं वो अंतर फसल आपकी होगी। अब ये जो सीजनल फसल है या फिर अंतर फसल है वो 3 से 4 महीने में खत्म होने वाली हो, तभी जाके उसको सीजनल माना जाएगा।
जैसे कि प्याज हो गया जो कि 3 से 4 महीने में ख़त्म हो जाती है, उड़द हो गया 3 महीने में ख़त्म हो जाती है, मूंग हो गया, सोयाबीन हो गया, चना हो गया, या फिर आपकी साग सब्जियां जैसे कॉलीफ्लावर हो गया, आपका फूल गोभी हो गया, या कोई भी और सब्जी जो 3 से 4 महीने में ख़त्म हो सके। ये सारी जो फसलें हैं वो आप बीच में जो आपने 10 फीट का डिस्टेंस छोड़ा हुआ है या फिर आपने 12 फीट का जो डिस्टेंस छोड़ा हुआ है वहाँ पे आप लगा सकते हो, और ये जो अंतर है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो एडिशनल इनकम के लिए। लेकिन इस बात को जो है आप गौर से सुनिए, यदि आपको अंतर फसल लेनी है, यदि आपको अंतर फसल लेनी है तभी सिर्फ आप ट्रैक्टर के औजार या खरपतवार नाशक का इस 10 फीट वाली जगह में इस्तेमाल करें। अगर आपको अंतर फसल नहीं लेनी है, किसी कारण की वजह से आप नहीं ले सकते, तो वहां पे किसी भी ट्रैक्टर का औजार चलाने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी तरीके के खरपतवार नाशक या फिर लेबर द्वारा जो है खरपतवार को मैनेज करने की और उसके ऊपर खर्चा करने की इसके बीच में ज़रूरत नहीं है। इसके उल्टा आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ पे किसी भी तरीके की फसल नहीं लेना चाह रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसे वक्त में आपको इसके बीच में खरपतवार को उगने देना है। एक उचित समय तक, एक उचित ऊंचाई तक उसको उगने देना है, और बाद में आपको इसे ब्रश कटर, खरपतवार या फिर बाकी अन्य औजारों से आपको मैनेज करना है। यहाँ पे मैं आपको खरपतवार को अपने हित में मैनेज करने की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे आपको जंगल बनाने की नहीं कह रहा हूँ। खरपतवार को हमेशा हमेशा के लिए मिटाने की कोशिश आप कई पुश्तों से कर रहे हो। न जाने कितने हजारों लीटर ट्रैक्टर का ईंधन, खरपतवार नाशक और लेबर की मेहनत आपने इसमें झोंक दी है, लगा दी है, लेकिन अभी तक कोई भी किसान खरपतवार को पूरी तरह से मिटाने में सक्षम नहीं रहा है। किसी भी तरीके का प्रोडक्ट, किसी भी तरह की कंपनी, कोई भी खरपतवार नाशक कभी भी जो है खरपतवार को पूरी तरह से मिटा नहीं पाया है। खरपतवार को जो है वो अपने हित में मैनेज करना है। इसलिए फिर से इस बात को मैं दोहराता हूँ, शहर के मॉल जैसा खेत को साफ सुथरा रखने की कोशिश, और एक भी खरपतवार को हम खेतों में उगने नहीं देंगे, और अगर उगेगी तो उसे चुन चुन के मारेंगे। इस पागलपन को जो है वो हमें बदलने की ज़रूरत है। इस सोच को जो है हमें बदलने की ज़रूरत है। बारिश के सीज़न के दौरान या मिट्टी में जब पर्याप्त नमी हो तो आप इसमें राउंडअप या मेरा 71 जैसे सिस्टमिक खरपतवार नाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब मिट्टी में पर्याप्त नमी नहीं होती है, जैसे कि ठंड के सीज़न के दौरान या फिर गर्मी के सीज़न के दौरान, आप यहाँ पे पैराक्वाट, स्विप पावर या ब्रांडी जैसे कॉन्टेक्टिसाइड खरपतवार नाशक का भी आप ज़रूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करें। इन खरपतवार नाशक का इस्तेमाल बहुत ही सावधानी से करें, फसलों के ऊपर पड़ने से आपका नुकसान जरूर होगा। तो इस तरह से आपको बुआई के बाद पहले 1 से 15 दिनों में बीज अंकुरन, सिंचाई, खरपतवार प्रबंधन और अंतर फसल का नियोजन जो है, इन कामों को जो है आपको समय पे मैनेज और पूरा करना है। एक जरूरी जानकारी, खरपतवार नाशक का कंटेंट और ब्रांड नेम दोनों यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। खेती से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट्स आप खेती उद्योग से व्हाट्सएप के माध्यम से ऑर्डर कर सकते हैं। हम एक किसानों द्वारा निर्मित संस्था है और ये सभी निविष्ठाएं आपको किसी भी अन्य स्थानीय या ऑनलाइन दुकानों से भी सस्ते दामों में उपलब्ध कराने की हम कोशिश करेंगे। याद रखिए, आपके सहयोग के बिना ये जानकारी YouTube पे उन लाखों करोड़ों वीडियो की भीड़ में खो जाएगी, लेकिन उस ज़रूरतमंद किसान तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। तो खुद के फायदे के लिए सब्सक्राइब करें और बाकी किसान मित्रों के फायदे के लिए एक लाइक और शेयर जरूर करिए। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी एक नई समस्या और नई जानकारी के साथ।